जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अगाड़ी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो खुश हो जाओ भाई साहब, आज की इस वीडियो में ये 9 चैप्टर जो है क्लास 10 के मैथ का ये खत्म होने वाला है। क्योंकि हम लोग आज के इस वीडियो में जो 9 चैप्टर का जो एकमात्र प्रश्नावली है जो कि 9.1 है, ये आज खत्म हो जाएगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो लिया था उसमें 10 नंबर तक के सारे प्रश्न बन चुका था, ठीक ना। आज हम लोग 10 से आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16 प्रश्न करेंगे और इस प्रश्नावली में सिर्फ 16 प्रश्न है और यही प्रश्न इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। और उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो बेसिकली हम लोग आज के इस वीडियो में 6 प्रश्न करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई साहब, स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ पिछले कई लेक्चरों से, जब से आपका चैप्टर 9 शुरू हुआ है, यहाँ तक कि 8 चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था वहाँ भी मैंने आपको बोला था कि ये त्रिकोणमिति है भाई साहब, ठीक ना। इसको हल्के में मत लो, 11, 12 में काम देगा ही देगा। और साथ ही साथ बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, ठीक ना। आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के सवाल आता है और अभी तो न्यूमेरिकल भी पेपर आ रहा है आपका ना, तो उसमें और चांसेस हो जाते हैं। समझ लो दोनों चैप्टर को अगर मिला दिया जाए 8 और 9 को, तो समझ लो कि 10-15 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, आपका आराम से आएगा। इतना बड़ा वेटेज है। 15 नंबर समझता है 3%, समझा रहे हैं ना। 3%, 1-1%, एक नंबर से आदमी लुढ़कता है, यहाँ तो 3% की बात है, ठीक। तो भाई साहब बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता ही दिया था, क्या वेटेज है, क्या करना है, नहीं करना है। तो आप लोग अगर नए बच्चे हो, हमारे साथ नहीं जुड़े हो, तो सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, नए बच्चे हो तो 8 चैप्टर को पहले कंप्लीट कीजिए, सारा देख के उसके बाद इसको देखिए, ठीक ना। तो चलिए बेसिकली स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस कार्यवाही को, जो कि सबसे पहले 11 नंबर के प्रश्न से शुरू होगी। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। सबसे पहला काम क्या होता था हमारा? डायग्राम ड्रॉ करने का, जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूं। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो देखो यहां पे मान लो कि एक नहर, ऐसा आप लोग एज्यूम कर लो कि नहर की चौड़ाई एक नहर, ठीक ना। यहाँ पे नहर का एक तट है और यहाँ पे एक दूसरा तट है नहर का, ठीक ना। तो एक तट पर क्या किया, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लो कि यहाँ पे ये जो है ये इस प्रकार का एक टावर बना हुआ है, ये टीवी टावर है जो कि 90 डिग्री में जमीन के साथ खड़ा है, ठीक ना। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। यानी कि इस नहर के एक तट पर तो भाई साहब टीवी टावर खड़ा है, ये जो दूसरा तट है, ठीक ना, इस यहाँ पर कोई एक अन्य बिंदु है, कोई दूसरा बिंदु है, उस बिंदु से इस टावर के शिखर को अगर मिलाया जाए तो ये जो यूनियन कोण बन रहा है ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। आगे देखो, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। यहां पे सेंटेंस थोड़ा उलझा हुआ है, मैं अभी सुलझा देता हूं। देखो समझो गौर से। कह रहा है कि ये जो बिंदु है जहां से इस टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि इस साइड में दूर, कितना दूर? 20 मीटर दूर एक बिंदु है। मान लो कि इधर में इधर दूर बना दूं, ये मान लो ये 20 मीटर की दूरी है, ठीक ना। तो यहाँ पे 20 मीटर बाद जो यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा, इस बिंदु से इस टावर के जो यूनियन कोण बन रहा है, शिखर के, इस टावर के शिखर का यूनियन कोण जो बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री है। और कहा है प्रश्न में कि ये जो बिंदु है जो कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, ये बिंदु जो है ये इस बिंदु और इस टावर के पाद बिंदु के शिखर को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगी। यानी कि समझो ऐसा, आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते थे, इसे भी समझ सकते थे। देखो जैसे ये टावर था, ये नहर था, ठीक ना, और ये यहाँ पे आपका 60 डिग्री था। ऐसे भी आप लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि आपको क्या करना है कि देखो ये वाला बिंदु और ये जो टावर का पाद बिंदु है, अगर ये वाला जो रेखा है आपको, इस रेखा को अगर इधर 20 मीटर तक एक्सटेंड करो, 20 मीटर तक अगर इधर बढ़ाओ, ठीक ना, मान लो कि इतना दूर 20 मीटर है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो 20 मीटर पर जो बिंदु मिलेगा आपको, इस बिंदु का और इस टावर के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि ये बिंदु इस बिंदु और इस बिंदु के बीच को मिलाने वाली रेखा पर कहीं ना कहीं स्थित है, और किधर? इस बिंदु के इस साइड 20 मीटर दूर पर। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब देखो आप क्या कह रहा है, यानी कि कुल मिलाकर इसकी लंबाई कितनी दी हुई है आपको? 20 मीटर दी हुई। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। आगे देखो क्या है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। यानी कि ये जो टीवी टावर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मैं इसको h मान लेता हूं,
और आपको बेसिकली ये जो नहर था हमारा, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। कुल मिलाकर x और आपको h ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले नामकरण करते हैं। तो इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको मैं c मान लेता हूँ, इसको मैं d मान लेता हूँ। सबसे पहले इसका बायोडेटा लिखते हैं हम लोग, जैसा कि मैं हर क्लास से बोलता रहा हूँ। माना हम लोग क्या करेंगे, माना ए बी एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको, यहाँ पे दी हुई तो नहीं है, हम लोगों ने h माना हुआ था, हम लोग यहाँ पे h लिखेंगे, जिसकी ऊंचाई h है। आप लोग h मीटर भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, x नहर की चौड़ाई है। ठीक, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर फुल में फुल नंबर देगा। ठीक, तथा आपके पास जो डीसी का वैल्यू है वो कितना है आपके पास, 20 मीटर। बस इतना करो, एग्जामिनर आपके ऊपर पूरा लट्टू हो जाएगा। ठीक ना। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, पता है, देखो जनरली हम लोग इसको दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, कैसे तो सबको समझ में आ जाएगा। देखो मैं भी कर रहा हूँ। ठीक ना, इसे सॉल्व करने का तो लाखों तरीका है, पर बेसिकली हम लोग करेंगे दो प्रकार से। ठीक ना, कैसे बोल रहा हूँ आपको समझो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी छोटा बड़ा ट्रायंगल पकड़ लेंगे। ठीक ना, तो ये आपका 90 डिग्री आपको पता है, ए बी सी यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना आपके लिए देख सकते हो, 60 डिग्री है। ठीक ना, 60 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी के जगह पे हम लोग एच माने हुए तो एच लिखते हैं, बटे में बी सी के जगह पे एक्स माने तो एक्स लिखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, सर आपने टेन का यूज क्यों किया। तो देखो भाई साहब, अगर मैं मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट दूं, ठीक ना, असल में देखा जाए तो डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली यही होता है। क्या होता है कि आपको चाहिए एक्स यानी कि बी सी चाहिए, तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं कि बीडी अगर आप लोगों ने निकाल लिया और डीसी तो दिया हुआ है, तो बीडी में अगर डीसी को माइनस कर दोगे तो आपका बीसी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको बात। तो असल में यही होता है, पर हमें दिखता नहीं है क्वेश्चन को जब सॉल्व करते तब। कैसे सबको समझ में आ जाएगा। अब जैसे अभी रियलिटी पर आइए, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, बीडी में आपको आप लोग अगर डीसी को माइनस कर दोगे तो आपका बीसी आ जाएगा। तो वैसे आपको बीसी निकालना है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, एबीसी ट्रायंगल पकड़ेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एच का वैल्यू निकाल लेंगे और बाद में जाके पुट कर देंगे, कैंसर आ जाएगा। जैसे देखते जाओ सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो भाई साहब इसीलिए हमको बीसी और एबी का रिलेशन चाहिए था, क्योंकि हमको यहाँ से एच का वैल्यू निकालना है। और मान लो एक्स यहाँ पे दिया हुआ तो नहीं, हम लोगों ने एक्स माना है, तो ये एक प्रकार का वैल्यू हुआ ना। भले ही आपको नंबर नहीं दिख रहा है, पर एक्स हम लोगों ने माना तो सही है ना। तो आपके पास मान लो कि बीसी दिया हुआ है जो कि एक्स है और एच हमें चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का रिलेशन कौन बताएगा, यहाँ थीटा तो ये पी हो गया यानी कि लंब हो गया, या आधार हो गया। लंब और आधार कौन बताता है, टेन बताता है। और जब भी टेन आप लोग लगाओगे तो याद रख लीजिएगा, टेन के साथ कॉट भी लग जाता है। कॉट भी आप लोग लगा के बना सकते हो। अगर कहीं साइन लग रहा है तो साइन के साथ आप लोग कॉसेक लगाकर भी बना सकते हो। अगर कहीं पे अगर कॉस लग रहा है तो आप लोग सेक लगाकर भी बना सकते हो। अब ये मैं बार बार बताने वाला नहीं हूं, सब कॉमन सेंस की चीजें हैं। ठीक है, तो देखो टेन थीटा, चलो पुट करो, टेन का टेन, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, बराबर में एच बटे में एक्स। देखो भाई साहब, टेन 60 डिग्री वैल्यू होता है 1 बटे में √3 होता है। ठीक है, √3 होता है, बराबर हो जाएगा एच बटे में एक्स। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि x √3 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका एच का वैल्यू निकल कर आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, आगे चल के काम देगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला पकड़ते हैं, ए बी डी, यानी देखा जाए तो हमें क्या चाहिए था, देखो हमें डीबी चाहिए था। डीबी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डीसी को माइनस कर देंगे, क्योंकि डीसी का वैल्यू 20 दिया हुआ है, बस हमें डीबी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे। अब बोलेंगे सर अगर आपको डीबी निकालना था तो आपने ये छोटा वाला ट्रायंगल क्यों पकड़ा, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल के लिए हमें एच का वैल्यू चाहिए था, यानी कि ए बी डी बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करने के लिए हमें एक भुजा दिया हुआ होना चाहिए था। क्योंकि देखो हमें चाहिए था डीबी। ठीक है, अब डीबी निकालने के लिए आपको पता है कि कभी भी त्रिकोणमिति का यूज करके अगर हमको कोई दूसरा भुजा निकालना है, हमें डीबी चाहिए था, एक भुजा चाहिए था, तो उसके लिए आपको एक कोण दिया होना चाहिए और एक कम से कम और एक भुजा दिया हुआ होना चाहिए। या तो आप लोग का एडी दिया हुआ होना चाहिए था या एबी, पर ना ही एडी दिया हुआ था ना ही एबी दिया हुआ था। लेकिन हमें पता था कि हम लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल से हम लोग एच निकाल सकते हैं, यानी कि ये एच तो इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी तो है ना। तो इसलिए हम लोग क्या किए थे, छोटे वाले ट्रायंगल को पहले पकड़े थे, वहां से एच का वैल्यू निकाले हम लोग। अब बस बड़ा वाला ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, एच का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे देखते जाओ। ठीक ना, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी डी में थीटा कितना है, इतना अच्छा से कोई नहीं बताता है, समझे ना, इसीलिए बोल रहा हूं।
अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए बच्चे हो तो, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, tan का यूज करेंगे, क्योंकि देखो हमको dB चाहिए और हमारे पास ये वाला h का वैल्यू आ चुका है, यानी कि इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। p और b में कौन बताता है, tan बताता है, ठीक है। अब ये बोलने की जरूरत तो नहीं ना कि tan लगा रहे हो तो cot भी लगा सकते हो, समझ में आ रहा है ना। tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, p, यानी कि हो जाएगा h बटे में b, b क्या आपके पास dB है, ठीक है। tan का tan, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बराबर में आ जाएगा h का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ था, क्या था आपके पास, x√3 बराबर में आपके पास dB को आप लोग तोड़ के लिख सकते हो, देखो dB को तोड़ के लिख सकते हो, DC प्लस का BC या फिर DC प्लस का x, क्योंकि BC ही तो x है ना, तो इसलिए आप लोग लिख सकते हो इसको DC प्लस का x। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से लिख दीजिए कि जो आपने h का वैल्यू x√3 कहाँ से लिखा, समीकरण नंबर 1 से लिखा, तो इसको ऐसे करके लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 से, ठीक। बस tan 30 डिग्री वैल्यू यहाँ पे होता है 1/√3 बराबर में हो जाएगा x√3 बराबर में DC प्लस का x, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो तो देखो यहाँ पे आज आपके पास आ गया DC प्लस का x बराबर में, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना के 3 हो जाएगा और x है तो 3 गो x हो जाएगा। इधर अगर इस x को उधर भेज दोगे तो माइनस में जाएगा, ठीक है, यानी कि DC बराबर में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। आप लोग एक स्टेप पूरा बढ़ा के लिखना, मैं शॉर्ट मैंने कर दिया, ठीक ना, क्योंकि मुझे समय बचाना है। अगर इधर जाएगा तो देखो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो प्लस माइनस घट जाएगा, अगर 3 गो x में 1 गो x हो जाएगा तो 2x बचेगा, ठीक है। अब देखो DC का वैल्यू हमारे पास 20 दिया हुआ था, आप लोग चाहो तो पहले पुट कर लेते हैं, पर मैं यही अब यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो तो यही पुट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 20 लिख लेना, इस DC की जगह पे 20 लिख लेना, ठीक ना, 20 लिख लेना, ठीक ना। तो अब आसानी से आपको दिखेगा, तो बस 2 के इधर लाओ तो भागा में आ जाएगा, बराबर में x का वैल्यू काट दो, यानी कि x का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो 10 मीटर निकल कर आ गया। लीजिए आपका x का वैल्यू आ चुका है, यानी कि नहर की चौड़ाई आ चुका है। तो जनरली इसमें हुआ क्या, देखो मैंने बोला था 2 तरीका से आप लोग बना सकते हो। तो देखो आप लोग क्या कर सकते थे, जैसे कि मैंने आपको सीधे बोला कि आप लोग dB ज्ञात करो, उसमें से DC माइनस कर दो। तो देखो भाई साहब यहाँ पे आपके पास dB में आपको क्या करना था, dB में अगर आप लोगों ने DC को माइनस कर दिया तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास x निकल कर आ जाएगा। तो देखो dB का वैल्यू आप लोग क्या कर सकते थे, यहां से निकाल सकते थे। यहाँ पे आप लोग क्या करते, DC प्लस x नहीं लिखते, ठीक ना, आप लोग खाली आकर dB का dB रहने देते, ठीक है, जैसे कि dB का dB रहने देते और बस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाता, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के बस आप लोग यहां से आप लोग dB का वैल्यू निकाल लेते, ठीक, और जो वैल्यू आता उसको यहाँ पे पुट कर देते। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो DC का वैल्यू पहले से 20 दिया हुआ था, बस उसको माइनस करते आपका x का वैल्यू निकल जाता, समझे। इस तरह करके आपका आंसर आ जाता, और कहीं कहीं पे h वेच आता तो यहां से आप लोग लेके बना सकते थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, फिर से इसका बाद में फिर से इसको ये क्या होगा कि इसको आपको फिर से बनाना पड़ेगा, यानी कि अलग से बनाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, बस ये जो सेकंड नंबर का जो कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, जो त्रिभुज नंबर बड़ा वाला पकड़ के जो किया हम लोगों ने, बस उसी में हम लोग क्या किए, उसी में हम लोगों ने h का वैल्यू पुट कर दिया और x का वैल्यू निकाल लिया। तो आप लोग चाहो तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, उसी को आप लोग इस तरह करके तोड़ के और जो वैल्यू है उसको पुट करके निकाल सकते हो। यानी इसमें होता क्या, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने सब हमको एगो वेरिएबल के टर्म में तोड़ा, यानी कि x लेकर आया यहाँ पे, ताकि सिर्फ x बचे और आपका x का वैल्यू निकल जाए। क्योंकि अगर आप लोग इसको ऐसे dB को अगर तोड़ दोगे तो यहाँ पे एक x आएगा और इसका वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है, और हम लोग h को यहाँ पे x का टर्म में पहले से कन्वर्ट करके रखे हुए हैं, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, क्योंकि x को छोड़ के दूसरा कोई वेरिएबल यहाँ पे है ही नहीं, समझे ना। तो यहाँ x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, वरना आप लोग यहाँ से dB का वैल्यू निकाल कर और यहाँ पे आपके पास dB का वैल्यू, उसमें आप लोग 20 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल आ जाएगा। या तो फिर ऐसे लंबा जैसा करो, चाहे इसी में बना लो, समझे ना। अब यहाँ से आप लोग चाहते ना तो h का भी वैल्यू पहले निकाल सकते थे। तो फिर होता क्या, करना क्या पड़ता, यहाँ पे देखो आपको सबको x के टर्म में चेंज करना पड़ा, यानी कि आपको जो वेरिएबल है उसको x में कन्वर्ट करना पड़ा। लेकिन अगर आपको h का वैल्यू लाना होगा तो कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ पे जहां पे आपको x का वैल्यू जहां दिख रहा है वहां पे बस खाली ये वाला √3 को इधर ले जाओ, यानी कि h/√3 पुट कर दो। यानी कि मैं डायरेक्टली बोलूं तो आपको h के टर्म में बदलना पड़ेगा। तो h के टर्म में बदलोगे तो h का वैल्यू यहां से भी आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, जिसको भी आपको लाना है आपको उसके टर्म में बदलना पड़ेगा। अब बाकी समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके देख लो, वरना बना लो, समझे। तो देखो तो यही क्वेश्चन को मैं अच्छे से बता रहा हूं, उसके बाद अब स्पीड चलेगा, ठीक। तो देखो अब देखो हमारे पास जब x के वैल्यू आ चुका, क्या आपको नजर आ रहा है, मैं आपको चेक कर लो एक बार, ठीक, देख लो x के वैल्यू जब आ चुका है तो आपको h का वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, वापस से ABC ट्रायंगल लगाओगे, नहीं, अब आपको क्या करना, डायरेक्टली देख लो समीकरण नंबर 1 में क्या करो, x का वैल्यू पुट कर दो समीकरण 1 से। समीकरण x में है h बराबर में है आपके पास x√3 मीटर।
तो देखो x का वैल्यू निकल कर आया 10, बस यहाँ पे 10 रख दो, 10√3 मीटर आपका h का वैल्यू आ चुका है। तो देखो कितना आसान हो गया। तो ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चंस को बनेगा। बच्चे जनरली यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, पता है ना, बच्चे जनरली यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली जिसका भी वैल्यू आपको निकालना है, अगर h निकालना है तो सबको h के टर्म में बदल लो, अगर x निकालना है तो सबको x के टर्म में बदल लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, आए हो। देखो जो 12 नंबर का प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि यहाँ पे एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक, जैसे इसके सामने केबल टावर है, यानी कि टावर जाहिर सी बात है भवन से ऊंचा होगा। इन दोनों को मैं मिला देता हूँ। ये क्या है, केबल टावर, केबल टावर और भवन के बीच की दूरी है, ठीक है, मिला दिया। तो इस भवन के शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है आपको, देख लो यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। तो समझो भाई साहब, आप इस बिंदु से निकाल रहे हो उन्नयन कोण, तो सबसे पहले इस बिंदु का क्षैतिज अस्तर या क्षैतिज रेखा ड्रॉ करोगे, तब ना आप लोग उन्नयन कोण निकालोगे। तो देखो इसका क्षैतिज रेखा क्या होगा, जाहिर सी बात है ये जमीन ये वाला है तो इसके पैरेलल होगा, यानी कि ये वाला, ये वाला आपका क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज अस्तर हो गया। तो क्षैतिज अस्तर और जो ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। तो इन दोनों के बीच का जब कोण बनता है, ये वाला कोण, ठीक ना, तो क्या होता है, ये उन्नयन कोण होता है, जो कि कितना है आपके पास देख सकते हो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री देता हूँ। ये कोण बनाने में बच्चे गड़बड़ करते हैं कि ये 60 डिग्री आखिर दे कहां से, समझे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जिस बिंदु की बात की गई उस बिंदु के लिए सबसे पहले क्षैतिज अस्तर ड्रॉ कीजिए, और जब क्षैतिज अस्तर से ऊपर की ओर दृष्टि रेखा होती है तो जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है, यानी कि ये वाला कोण की बात की गई है तो 60 यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। अब देखो क्या 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 कहा है सो, और इसके पाद बिंदु का अवमन कोण 45 डिग्री, टावर की ऊंचाई याद कीजिए। यानी कि इसी बिंदु से इस टावर का पाद बिंदु को अगर आप लोग मिलाते हो तो जो अवमन कोण बन रहा है, उन्नयन नहीं अवमन कोण, तो वो कितना हो जाएगा आपका, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री ना 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखो अब अवमन कोण कैसे बनेगा, देखो इस बिंदु की बात की गई है, इस बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु, ये वाला आपका प्रेक्षक हो गया, यूं समझ लो। तो ये आपका क्षैतिज अस्तर हो गया, क्षैतिज अस्तर हो गया, और ये वाला आप लोग यहाँ इस बिंदु से इस टावर के पाद बिंदु को देख रहे हो, यानी कि ये दृष्टि रेखा हो गया। जब क्षैतिज अस्तर से दृष्टि रेखा नीचे की ओर होती है तो ये जो एंगल आपका बनता है, ये जो आपका एंगल बनता है, ये आपका कोण होता है। तो यही आपको दिया हुआ है जो कि 45 डिग्री दिया हुआ है, समझे। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि आखिर जो 45 डिग्री और 60 डिग्री कहाँ कहाँ बनाना है और कैसे बनेगा, समझे। बस अब आपको क्या करना कि ये जो केबल टावर है इसकी ऊंचाई याद करना, तो मैं इसको h मान लेता, समझे। अब देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले नामकरण करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c, इसको d, इसको e मान लेता हूं। अब देखो यहां तक तो आपको क्लियर है कि ये वाला क्षैतिज अस्तर और ये भूमि आपस में पैरेलल है, यानी कि जो DE का वैल्यू अगर 7 है तो BC का भी वैल्यू 7 ही ना होगा जी, समझ में आ गया। हाँ, और उसी तरह से DC का जो वैल्यू होगा वो BE का भी वैल्यू होगा, सेम होगा, बराबर होगा, क्योंकि देख लो एक प्रकार का आयत बन रहा है यहाँ पे, ठीक। तो देखो आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ गौर से आपको बेसिकली AC चाहिए, यानी कि H का वैल्यू चाहिए। तो आपको देखो यहाँ पे BC का वैल्यू पहले से पता जो कि 7 है, तो किसी तरह से अगर आप लोग AB का वैल्यू निकालो तो AB में BC यानी कि 7 को जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल यानी कि टावर की ऊंचाई आ जाएगी, H निकल कर आ जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको सिर्फ AB निकालना है। तो AB निकलेगा कैसे, इस ट्रायंगल से ABE से। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था ये वाला भुजा ज्ञात करना है आपको, तो एक भुजा ज्ञात करने के लिए कम से कम एक कोण और एक भुजा दिया होना चाहिए। कोण तो दिया हुआ है लेकिन ना ही आपको AE दिया हुआ है ना ही आपको BE दिया हुआ है, तो फिर कैसे निकालिएगा। तो आपको कम से कम और एक भुजा निकालना पड़ेगा, चाहे आप लोग AE निकाल लो चाहे आप लोग BE निकालो। AE निकालोगे तो ज्यादा लफड़ा पड़ेगा, आप लोग क्या करो BE निकाल लो। तो कैसे निकलेगा, तो देखो आप लोग यहां से दो को त्रिभुज पकड़ सकते हो। देखो ये वाला 90 डिग्री बन रहा है, आपको पता है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, आप लोग देखो। सबसे पहली बात तो देखो, अगर दो पैरेलल लाइन है उस पर अगर प्रतिच्छेदी एक लाइन गुजार दिया जाए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, एकांतर कोण, जहां पे जेड बने इस प्रकार से, समझे। तो देखो ये वाला ऐसे करके जेड बन रहा है और ये दोनों आपस में पैरेलल, यानी कि ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो देखो भाई साहब समझो, अगर आप लोग ये वाला ट्रायंगल पकड़ो EBC, तो यहां से देख लो आपके पास एक भुजा दिया हुआ है BC, ठीक है, और एक एंगल दिया हुआ है। तो आप लोग दूसरा भुजा निकाल सकते हो, चाहे आप लोग EC भी निकाल सकते हो और आप लोग EB भी निकाल सकते हो, या फिर दोनों निकाल सकते हो। पर हमें ना ही दोनों निकालना है ना ही हमें EC निकालना है, बस हमें EB निकालना है। अगर EB निकल गया तो आप लोग देख सकते हो इस बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी कि ABE में भी आप लोग देखोगे EB कॉमन है, यानी कि EB निकल गया तो यहां से एक भुजा आपके पास आ जाएगी और एक एंगल दिया हुआ है, तो आप लोग AB निकाल सकते हो और AB में 7 जोड़ दोगे आपका H का वैल्यू निकल जाएगा।
उसी तरह से आप लोग चाहो तो ईडीसी त्रिभुज भी पकड़ सकते हो। यहां से क्या होगा, देखो एक भुजा आपके पास है ईडी, आप लोग यहां से आप लोग डीसी निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से, तो डीसी निकल जाएगा। तो डीसी जो वैल्यू है वही तो आपका बीई है, तो बीई देखा जाए तो पार्शियली निकल ही चुका है, तो बी निकल गया तो आराम से आपका ए भी निकल जाएगा और काम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना अच्छा से कोई नहीं बताता, मैं पहले बता रहा हूं, तो इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा फायदा उठाइए इसका। तो माना जो आपके पास, माना ए सी एक केबल टावर की ऊंचाई h है, ठीक। ईडी भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, ठीक है। बस इतना आप लोग लिखोगे तो काम हो जाएगा। और कुछ लिखना है क्या? और कुछ नहीं लिखना है, छोड़िए। अब क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज कौन सा पकड़ेंगे आप लोग, चाहिए पकड़ लो, चाहिए तो क्या करता हूं मैं नीचे वाला पकड़ लेता हूं, यानी कि ईडीसी ये वाला ट्रायंगल में पकड़ लेता हूं मैं। थीटा कितना दिया हुआ आप लोग देख सकते हो, थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या चाहिए, देखो हमें डीसी चाहिए और हमारे पास ईडी दिया हुआ है, तो थीटा यहाँ पे है तो ये वाला पी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये वाला बेस या आधार हो जाएगा। तो बेस और लंब में कौन बताता है, वही टेन और कॉट, तो टेन का यूज करते हैं। इसीलिए टेन थीटा, थीटा की जगह पे मैं डायरेक्ट 45 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग एक स्टेप बढ़ा के लिखिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये ईडी पी यानी कि पी क्या है 7 है, तो डेट में 7 लिख देता हूँ। मैं शॉर्ट बनाता हूँ, ठीक। थोड़ा आप लोग लंबा करके सब स्टेप वाइज लिखिएगा, ठीक ना। पहले यहाँ पे लिखिएगा ईडी, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बी डी लिखा हुआ है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसा करता हूँ। 1045 डिग्री 1 होता है, बराबर हो जाएगा 7/में डीसी। तो देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, ठीक है, ऐसे काट मत दीजिएगा एग्जाम में, ठीक। तो क्या आ जाएगा, डीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 मीटर आके आ गया। देख सकते हो आपके पास डीसी का वैल्यू आ चुका जो कि 7 मीटर है, यानी अगर देखा जाए तो डीसी कहीं ना कहीं आपका ईबी के बराबर है, सॉरी ईबी या फिर बोलो बी के बराबर है, तो आपका अब आंसर आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में थीटा कितना आपके पास देख लो 60 डिग्री है, इसीलिए क्या करेंगे, वही देखो हमारे पास ये आ चुका है, ये वाला थीटा के लिए वाला बेस हो गया, बेस यानी कि आधार हो गया, ये वाला आपको लंब चाहिए, आधार और लंब कौन बताएगा, टेन। इसलिए क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर में क्या होता है, लंब जो कि हमें निकालना है ए बी बटे में क्या हो जाएगा, आधार के आपके पास देख लो, आधार हमारे पास ई बी है, ईबी के जगह पर मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, डीसी लिख देता हूँ। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे लिख दो, चूंकि जो आपके पास एक काम करता हूँ पूरा स्टेप लिख ही देता हूँ ताकि यहाँ पे कंफ्यूज ना करो आप लोग, एग्जाम में गलती ना करो। तो यहाँ पे फिलहाल में अभी क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ एक बार, ठीक ना। आप देखो tan 60 डिग्री वैल्यू होता है √3, बराबर में ए बी का ए बी रहना देता हूँ, चाहो तो ए बी को चेंज कर लो, थोड़ा आसान पड़ेगा आपका, ठीक ना, एक स्टेप बचेगा। ए बी को अगर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ना ए सी माइनस का आप लोग लिख सकता हूँ बी सी, ठीक। और AC का वैल्यू कितना आप लोग देख सकते हो, AC का वैल्यू H हम लोगों ने माना हुआ है, माइनस BC का वैल्यू देख लो 7 है, 7 बटे में BE को अब मैं यहाँ पे अब लिख दूंगा, मैं क्या देख लो DC लिख दूंगा, क्योंकि आपको पता है BE और DC आपस में बराबर। अब यहाँ पे लिख दो, चूंकि BE बराबर में DC है, ठीक है। बस एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, या तो फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो डीसी की वैल्यू 7 है तो आप पुट कर दो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डीसी को इधर लाओगे तो क्या इसके साथ गुना हो जाएगा, डीसी वैल्यू 7 है तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 7√3 बराबर में H माइनस 7, बस 7 को इधर लाओ, 7√3 प्लस का 7 बराबर में H, बस यहाँ से आप लोग 7 को मान लो तो हो जाएगा √3 प्लस का 1 बराबर में H, यानी कि देखा जाए तो 7√3 प्लस 1 इंटू में है मीटर, आपका आंसर आ जाएगा, ये H का वैल्यू आ गया। तो देखो ये कितना आसानी से निकल गया ना। तो बेसिकली आप लोग यहां से फिर उस टाइप का कर सकते हो। देखो हम लोगों ने क्या किया, इसी ट्रायंगल में क्या किया कि AB को हम लोगों ने क्या किया, H के टर्म में बदल दिया, और यहाँ पे H का वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने मतलब H के टर्म में बदल दिया, और जो हमें DB का वैल्यू था वो हम लोग यहाँ से लिख दिए, ठीक ना। तो देखा जाए तो हम लोगों ने इसी को, हमको H निकालना था, तो मैंने इसी ट्रायंगल में H को इसके हिसाब से बदल दिया। तो आप लोग ऐसे करके भी निकाल सकते हो, वरना आप लोग क्या कर सकते थे, हमें बेसिकली क्या चाहिए था, हमें AB का वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, AB का वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक ना। AB की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते और लास्ट में आप लोग लिख देते, अतः टावर की ऊंचाई बराबर में क्या हो जाता, AB प्लस का ये 7, AB प्लस 7 कर देते, फिर भी आपका आंसर आ जाता। तो उतना ना करके मैंने इसी में कर दिया, इसी को मैंने H में कन्वर्ट कर दिया और आपने बना दिया। तो ऐसे भी आप लोग बना सकते थे, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
देखो अब जो 13 नंबर का प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण दिया हुआ है। देखो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो समझो यहाँ पे मान लो ये समुद्र, ठीक ना, ऐसे समझ लो कि समुद्र के तल पर है, बोलो तट पर, जो समझना है। यहाँ पर मान लो कि एक लाइट हाउस इस प्रकार से खड़ा है, ठीक, और इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर मान लो कि एक जहाज यहाँ पर है, ठीक ना, और दूसरा जहाज यहाँ पर, ठीक, और ये पहले जहाज और दूसरे जहाज का अवनमन कोण दिया। तो अवनमन कोण कैसे बनेगा, देखो इस बिंदु से देख रहे हो तो ये आपका क्षैतिज स्तर हो गया, ठीक, तो क्षैतिज स्तर से अब देखो ये दृष्टि रेखा इधर है तो नीचे बनेगा, तो ये सब तो अवनमन कोण ही होगा ना, तो यहाँ पे एंगल बनेगा, ना कि यहाँ पर। अगर आपने गलती से यहाँ पर भी बना दिया तो आंसर तो आएगा, लेकिन एग्जामिनर काट देगा, समझे। तो देखो, तो बेसिकली पहला जहाज का जो अवनमन कोण है ये वाला होगा। ये कितना दिया हुआ है आप लोग को देख लो, ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि जाहिर सी बात है ये वाला कोण बड़ा है तो ये 45 होगा, और ये छोटा है तो 30 डिग्री होगा। तो ये वाला जो होगा ये 45 डिग्री का होगा, और ये वाला जो यानी कि ये दूसरा जो जहाज है ये वाला छोटा एंगल बनेगा, यानी कि ये कितना होगा 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। अब साथ ही साथ देखो ये और ये पैरेलल है, तो यानी कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो देखो ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा 45 डिग्री का होगा। 45 ही बोला था ना मैंने, हो सकता है गलती बोल दिया, 45 है तो यहाँ भी 45 होगा। अब देखो ये वाला एंगल जो देखो 30 डिग्री का है, तो देखो यहाँ पे जेड बन रहा है और ये आपस में पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री का होगा। बस नामकरण कर दो, ठीक ना, ए बी सी डी। पर अभी भी प्रश्न पूरा नहीं हुआ, प्रश्न में एक चीज बोलेगा, देखिएगा कि ये जो डी बिंदु है ये बीसी के एक ही लाइन पर मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको 11 नंबर के प्रश्न में समझाया। अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझे, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ही होगा कि जो आपका डीसी है और जो आपके पास बी है, आप बोलो बी सी डी है, ये आपस में क्या होगा एक ही लाइन में मौजूद होगा, तभी ऐसा बनेगा, समझे। देखिए लिखा हुआ चीज जो, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो, तो देखा मैंने बोला था ना कि ये एक ही और में है और इस जहाज के पीछे एक जहाज है, यानी कि एक ही लाइन में स्थित है, समझे ना। ऐसा होगा तो ये इस टाइप का प्रश्न इसी तरह से बनता है, समझे। अगर ये मान लीजिए कि ये डीसी वाला जहाज इसके पीछे ना हो, अगर अलग जगह पे हो तो उसका अलग मेथड लगेगा, ठीक ना। तो देखिए जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए, यानी कि आपको ये डी से याद करना है, ठीक ना। तो इसको मैं फिलहाल एक्स मान लेता हूं। अब लिखो यहाँ पे माना ए बी एक लाइट हाउस है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कुछ दी हुई थी क्या 75 मीटर, ये आपको दिया हुआ है 75 मीटर, ठीक ना, 75 मीटर, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर तथा एक्स जहाजों के बीच की दूरी है, समझे। इतना दूर आपको करना है। तो बेसिकली आपको एक्स याद करना, तो आप क्या करेंगे हम लोग अब, या फिर डायरेक्ट लिखो समकोण त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे पता है, छोटा वाला पकड़ेंगे ए बी सी में, थीटा कितना देगा आपके पास, देख लो थीटा 45 डिग्री है, इसीलिए तो देखो देखा जाए तो जनरली वही कॉन्सेप्ट लगता है कि आपको क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो अगर आप लोगों ने डीबी निकालकर किसी तरह से उसमें अगर बीसी माइनस कर दिया तो आपका डीसी निकल जाएगा। होता यही है पर हमें दिखता नहीं है, समझे ना। तो देखो हम लोग वही करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बीसी का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये चाहिए हमें और ये दिया हुआ है पी और बी, क्योंकि देखो थीटा यहाँ पे तो पी और ये वाला बी है, तो टेन लगाएंगे। टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, थीटा के साथ 45 डिग्री में लिख देता हूँ, पी बटे में बी। पी क्या आपके पास 75 दिया हुआ है, बटे में बी कितना दिया आपके पास बीसी, तो वही तो निकालना है हमें, ठीक ना। टेन 45 डिग्री 1 होता है, यानी कि 75 बटे में बीसी हो जाएगा। अब जब 1 दिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो बीसी का वैल्यू 75 ही आएगा। मैंने बोला था कि अगर एंगल 45 डिग्री है तो उसका पी और बी आपस में बराबर होगा, क्योंकि टेन 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, समझे। अब देखो अब क्या करना है, बड़ा वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, ए बी सी पकड़ेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी ने ए बी डी में थीटा कितना आपके पास, देखो 30 डिग्री दिया हुआ है, इसीलिए वही हमें क्या चाहिए, डीबी चाहिए, हमारे पास ए बी है, यानी
थीटा के लिए अगर थीटा यहाँ पे तो पी है, बी चाहिए, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पी और बी का रिलेशन जो कि टेन बताता है, टेन यूज करेंगे। टेन 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, पी जो कि आपके पास 75 है बटे में बी जो कि आपके पास डीबी है। ठीक, और आपको एक चीज पता है, टेन 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 होता है, बराबर में 75 बटे में डीबी को आप लोग लिख सकते हो डीसी जो कि एक्स है, प्लस का आप लोग बीसी लिख सकते हो बीसी, और बीसी का वैल्यू यहाँ से डाल दो 1/√3 बराबर में, सबसे पहले एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, थोड़ा आसान होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कराओगे तो देखो ये इधर आएगा, यानी कि एक्स प्लस का बीसी बराबर हो जाएगा 75√3। ठीक, अब देखो भाई साहब, यहां से देखो हम लोग बीसी का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, x प्लस 75 बराबर में 75√3। देखो यहां से आप क्या करो, 75 को उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस का 75, क्योंकि देखो इधर प्लस में जाकर माइनस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ से x का जो वैल्यू निकल कर आया 75 कॉमन लो तो हो जाएगा √3 - 1 ये मीटर, तो ये आपका x का वैल्यू निकल कर आ गया, आंसर हो गया आपका। इतना सिंपल प्रश्न है, बस समझ पाए तो सारा खेला खत्म हो गया। जैसा कि मैंने बोला था, असल में यहाँ पे यही चीज होता है कि डीबी में आपका बीसी माइनस होता है, पर हमें दिखता नहीं, कहीं पे नजर आ रहा है कि डीबी बीसी माइनस हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या किया, ये दूसरा वाला ट्राइंगल में हम लोग क्या किया, हमको एक्स है तो उसको हम लोगों ने क्या किया, एक्स के वेरिएबल माने चर होता है, समझे, जिसका मान बदले, ठीक ना। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके वेरिएबल में बदल दिया, तो इसलिए हम लोग को यहाँ डायरेक्ट नजर नहीं आया। आप लोग को नजर आता अगर आप लोग ऐसे बनाते हैं इसको, यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग डीबी का वैल्यू अगर निकाल लेते तो डीबी का वैल्यू निकल जाता, बस डीबी का वैल्यू जो निकलता है यहाँ से उसमें आप लोग ये बीसी को माइनस कर देते तो आपका डीसी निकल जाता। वैसे भी आप लोग बना सकते थे, पर मैंने इसी को एक्स के टर्म में चेंज कर दिया और बना दिया। ऐसे भी बनाओ चाहे वैसे बनाओ, इसके शॉट ले लो। इस प्रकार से बनाओगे तो एग्जामिनर ज्यादा खुश होता है। देखो अब जो 14 नंबर का प्रश्न है, 1.2 मीटर ऊंची एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। तो देखो सबसे पहले यहां तक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये लड़की की ऊंचाई है जो कि 1.2 मीटर है। ये लड़की क्या कर रही कि कोई भी टाइम पे एक गुब्बारा देख रही है, आसमान में है, ठीक ना, ये गुब्बारा है। तो इस लड़की की आंख से इस गुब्बारे का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक ना। तो यानी कि ये वाला यहां से देख रही है तो ये आपका प्रेक्षक का बिंदु बोलो, फिर ये बिंदु से सबसे पहले आपका क्षैतिज स्तर ड्रॉ करो और ये आपका भूमि होगा, ठीक। तो ये वाला जो कोण बनेगा ये उन्नयन कोण होता है, जो कि दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो बलून है ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 88.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी कहा है कि ये गुब्बारा जो है वो कैसा उड़ रहा है, इस तरह करके हॉरिजॉन्टल सीधा उड़ रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उड़ते उड़ते वो एक जैसा सीधा लाइन में चल रहा है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्या देखा है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है, उस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी तो एंगल 60 डिग्री है जब वो कोई भी टाइम पे देख रही है गुब्बारे को। अब कुछ समय बाद जब वो गुब्बारे को देख रही है तो वो 60 से कितना हो गया उसका एंगल, उन्नयन एंगल कितना हो गया, 30 हो गया। यानी जाहिर सी बात है घट गया, तो घटेगा कब, जब गुब्बारा इधर जाएगा। तो मान लो कि गुब्बारा अब यहाँ पे कहीं पे पहुंच गया, गुब्बारा अब यहाँ पे कहीं पे पहुंच गया है, और अब जो इसका गुब्बारे का और इस लड़की का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना का बन रहा है, वो अब 30 डिग्री का बन रहा है। और जाहिर सी बात है कि पहले ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, 88.2, अभी भी कितना होगा, 88.2, क्योंकि ये किस प्रकार उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे, एक जैसा उड़ रहा है, ठीक ना। तो अब भाई साहब ये जब आपका 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे था जब बन रहा था गुब्बारा, मतलब गुब्बारा जब यहाँ पे था तब 60 डिग्री एंगल बन रहा था, अब यहाँ पे पहुंच गया कुछ समय बाद तब वो 30 डिग्री का एंगल बनाने लगा। तो ये कितना दूरी तय किया, यानी जाहिर सी बात है कि यहां से यहां जाने में कुछ समय लगा होगा, तो उस समय में वो कितनी दूरी तय किया कि एंगल 60 से घटकर 30 हो गया, आपको ये दूरी बताना है। तो कुल मिलाकर ये दूरी याद करना, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूं, ठीक। अब बेसिकली आपको क्लियर हो गया कि आपको एक्स याद करना है, डायग्राम भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नामकरण कर देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी, इसको डी मान लेता हूं, इसको मैं ई मान लेता हूं, इसको एफ, इसको जी और इसको मैं एच मान लेता हूं, ठीक। क्लियर हो गया आपको। तो देखो टेक्निकली देखा जाए तो यही होगा कि आपका बीसी आपको निकालना पड़ेगा और आपको सीएच निकालना पड़ेगा। बीसी में सीएच को माइनस कर दो तो आपके पास बीएच आपका निकल जाएगा, यानी कि एक्स निकल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो जो आपका
बी एच का वैल्यू होगा वही आपका एफ जी का भी वैल्यू होगा, और वही हम लोगों ने एक्स माना हुआ है, क्योंकि ये आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से ये और ये आपस में बराबर होंगे, देखा जाए तो आपके पास ये वाला वैल्यू और ये वाला भी वैल्यू आपस में बराबर होगा। उसी तरह से अगर ये 1.5 मीटर है, सॉरी 1.2 मीटर है, तो ये भी 1.2 मीटर होगा और ये भी 1.2 मीटर होगा, यानी कि जो बीजी का वैल्यू है वो 1.2 मीटर है। ठीक है, यही चीज आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है। देख लो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आयत वगैरह बन रहा है, इसलिए। तो यहां से अब आप देखो हम लोग क्या करेंगे, सो माना छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं बी डी एच सी में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो पकड़ने से पहले हम लोग पहले जो चीज है उसको पहले लिख लेते हैं। माना जो आपके पास एजी है, एजी और या फिर तथा, और जो डी एफ है गुब्बारे की ऊंचाई 88.2 मीटर है। साथ ही साथ दिया हुआ है लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर दिया हुआ है, तथा आपके पास हम लोगों ने तथा जो x का वैल्यू लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, तथा x गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, जिसे हमने निकालना है। ठीक ना, समझ में आ गया। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, जब 19 से घटकर 30 हो जाता है, आप लोग चाहते हो और आगे थोड़ा लिख लीजिएगा, मैं इतना ही लिख रहा हूं। ठीक ना, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि मैंने बोला था, हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, बड़ा वाला ज्ञात करना है, तो बड़ा वाला में ये वाला माइनस कर देना, आ जाएगा। पर हमें ऐसा दिखेगा नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, क्या बोलना आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब समकोण त्रिभुज छोटा वाला DHC में थीटा कितना आपके पास, थीटा है आपके पास 60 डिग्री है, इसीलिए हमें ये चाहिए, ये वैल्यू है हमारे पास। कैसे है, सो देखो, आपको चाहिए DH का वैल्यू, तो आपको पूरा पता है कि DF का जो वैल्यू है वो आपके पास है 88.2 मीटर, और आपके पास FH का भी वैल्यू 1.2 मीटर है। तो आप लोग इसमें, यानी कि आप लोग FH में, या फिर मतलब DF में अगर FH को माइनस कर दो तो आपके पास DH निकल जाएगा। तो हमारे पास दोनों का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, DH आराम से निकल जाएगा हमारे पास। तो यानी कि एगो है हमारे पास, थीटा के लिए P है आपके पास, ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, लंब है हमें आधार चाहिए, तो हम लोग इसीलिए किसका यूज करेंगे, लंब और आधार कौन बताता है, tan बताता है, इसलिए tan का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर में लंब हमारे पास DH है, बराबर में आधार हमारे पास क्या है, HC या फिर CH है। ठीक, CH लिख देता हूं, ये हो जाएगा √3 बराबर में DH का वैल्यू देखो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से। DH का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस टोटल में अगर हम लोग इसको माइनस कर दे तो हमारे पास DH आ जाएगा। टोटल का वैल्यू है 88.2 मीटर, और इस थोड़ा सा का वैल्यू है 1.2 मीटर, माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा, देखो DH का जो वैल्यू निकल कर आया वो आ जाएगा 87 मीटर। तो बस DH का वैल्यू डाल दे पे 87 मीटर बराबर में, और ये जो 87 मीटर निकला, ये इसका भी वैल्यू उतना ही होगा, AB का भी। ठीक ना, क्योंकि देख लो ये पैरेलल है आपस में, इसलिए बराबर में CH का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो CH का वैल्यू निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 87/√3 मीटर निकल कर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला, यानी कि ABC से हम लोग क्या करेंगे, ABC को निकालेंगे। ठीक है, तो हमें BC निकालने के लिए ये वाला हमारे पास है, AB का वैल्यू है जो कि हमारे पास निकला हुआ 87, तो हम लोग क्या करेंगे, यही ये वाला लंब हो जाएगा इस थीटा के लिए, और ये आधार हो जाएगा, तो वही tan का यूज करेंगे। इसीलिए या फिर लिख लो, अब पहले ये तो लिख लो, ट्राइंगल ABC में थीटा कितना आपके पास 30 डिग्री, इसीलिए अब लिखो tan 30 डिग्री बराबर में लंब, यानी कि ये वाला AB का वैल्यू फिलहाल मैं AB लिख देता हूं एक बार, बराबर में आप लोग क्या करोगे, BC। ठीक, देखो यहां पे देख लो आप लोग, यहां पे देखो tan 30 डिग्री वैल्यू होता है √3, 1/√3 होता है, बराबर में आपका AB की जगह पे देखो, ये जो आपके पास AB है, AB की जगह पे मैं लिख सकता हूं ये 87 मीटर, तो लिख देता हूं। यहाँ पे मेंशन भी कीजिए कैसे लिखा सो आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता है कि AB किसके बराबर में है, AB किसके बराबर में, आपको पता है कि DH के बराबर में है, और DH का जो वैल्यू किसके बराबर है, 87 मीटर। तो यानी कि कुल मिलाकर AB का भी वैल्यू कितना निकला है, 87 मीटर। ठीक ना, और BC का वैल्यू देखो, BC का वैल्यू आप लोग लिख सकते हो CH प्लस का HB, CH प्लस का HB, जिसको हम लोगों ने x माना हुआ है, तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ,
बराबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो हो जाएगा सी एच का वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आया तो मैं यहाँ पे मान पुट कर देता डायरेक्ट, एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो सी एच प्लस का एक्स बराबर में हो जाएगा 87√3। सी एच का मान मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे निकला हुआ है 87√3, 87/√3, ठीक ना। अब इसको उधर भेज दो तो यहाँ पे एक्स बराबर में क्या हो जाएगा 87√3 माइनस का 87/√3। एक्स वैल्यू निकल कर आया, यहाँ पे √3 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा, देखो √3 गुना होगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 गुने में 87 माइनस का ये 87। अब देखो यहाँ से क्या करना है, एक्स का एक्स, यहाँ से देखो सबसे पहले इसको गुना करो तो कितना हो जाएगा 7 21 का 1 हाथ में रहा 2, 8 का 24 है 25 26, यानी कि हो जाएगा 261 माइनस का 87 बटे में √3। अब देखो भाई साहब यहाँ से कैलकुलेशन करो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर माइनस करोगे देखो 261 माइनस का 87 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 11 हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा यानी कि 15, एक हाथ में लेंगे तो 15 में अगर 8 गया तो हो जाएगा 7 और यहाँ पे 1 बचा, यानी कि 174 बाय में √3। अब √3 अंदर में रह नहीं सकता, नीचे में नहीं रह सकता हर में, तो इसको हर पर कन करो √3/√3, ठीक ना। अब देखो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये गुना हो जाएगा, यानी कि 174 इंटू √3 बराबर √3 3 हो जाएगा। अब इसको काटो, कट जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 3 से ना 3 8 24 नहीं 8 बार जाएगा, 3 7 21 नहीं 3 5 15 बार में 5 बार में 2 3 5 15 हो गया, 16 17 2 बार में जाएगा 3 8 24, यानी कि देखा जाए तो एक्स का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो 58√3 मीटर निकल कर आ गया। देख लो आंसर आ गया आपका। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो जैसा कि मैंने बोला था कि टेक्निकली यही हो रहा है आपका कि जो आपका इसमें आप लोग क्या करें, इसको माइनस करो तो यह आ रहा है, पर ये दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग क्या किया, इस दूसरे वाले ट्रायंगल में ही हम लोगों ने क्या किया, एक्स को हमको लाना था तो एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर दिया और ला दिया आंसर। वरना आप लोग अगर लाना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कहाँ हमारे पास बीसी माइनस ये हो रहा है तब एक्स आ रहा है, तब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां से आप लोग क्या कर लो कि आप लोग यहां से बीसी का वैल्यू निकाल लो इस ट्रायंगल से, और यहां से आपका सी एच का वैल्यू निकला हुआ है, बस माइनस कर दो दोनों को, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब 15 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। वास्तव में 15-16 अच्छा प्रश्न है, ठीक ना, इस पूरे चैप्टर का। देखो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि एक रास्ता है, एक राजमार्ग है, सीधा सा राजमार्ग है। ये क्या है कि एक मीनार है यहाँ पे, उसके एकदम पाद तक जाता है। ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, तो इस पाद बिंदु तक ये राजमार्ग जाता है, ठीक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 मीटर के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि इस राज्य मार्ग पर मान लो कि यहाँ पर एक कार है, ठीक ना, तो इस कार को यहाँ पर इस मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो क्या करते हैं, वो इस कार को देखता है, ठीक। तो इस कार का जो अवनमन कोण बनता है, उन्होंने अवनमन कोण दिया हुआ है, यानी कि इस बिंदु के लिए आपका क्षैतिज स्तर हो गया, और ये जो एंगल बनेगा ये अवनमन कोण होगा, यानी कि ये वाला कोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब गलती से यहाँ पे मत लिख दीजिए, वास्तव में यहाँ का भी वैल्यू 30 डिग्री होगा एक अंतर कोण के हिसाब से, और आपका आंसर भी आएगा, लेकिन एग्जामिनर गलत दे देगा क्योंकि आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ गलत किया, इसीलिए यहाँ पे एंगल को दिखाइएगा, उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री लिखेगा, ठीक। समझ में आ गया आपको। अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी कि ये जो कार है ये मीनार के पाद बिंदु की ओर ही बढ़ रहा है और एक समान चाल से बढ़ रहा है। अगर वो चाल का क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे में समय, वो कितना दूरी कितने समय पे चल रहा है उसका चाल होता है, उसका स्पीड होता है। हम लोग बोलते नहीं अरे वो बहुत स्पीड से चल रहा है, वो तुरंत यहां से वहां पहुंच गया, ये सब चाल होता है, ठीक ना। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, चाल कैसा मात्रा मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि अगर ये कार 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो वो 2 मीटर के ही स्पीड से चल रहा है, ठीक ना, कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है, की ओर बढ़ रहा है, यानी मीनार की ओर बढ़ रहा है। आगे देखो मीनार के पाद की ओर बढ़ रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि ये कार चल रहा है इधर आ रहा है, तो मान लो कि चलता गया यहां से देखो, चलता गया, 6 सेकंड हो गया, तो 6 सेकंड में ये जिस बिंदु पर पहुंचा उस बिंदु से जब ये आदमी को देखा हो, या फिर बोलो ये आदमी जब उस बिंदु को देखता है तब जो आपका अवनमन कोण बनता है, नहीं कि ये वाला जो कोण बनता है ये कितना बन रहा था, 60 डिग्री का बन रहा था, यानी कि ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक। यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लग रहा है उसको, 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। ये मैंने दूरी नहीं लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, ठीक। समझ में आ गया आपको। भाई नहीं लिखता हूं वरना आप लोग गड़बड़ा जाओगे, ठीक। ये कितना मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 सेकंड, 6 लिखता हूँ, ठीक। 6 सेकंड
के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। इस बिंदु से मीनार के 5 बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी जब ये यहाँ पर पहुंचा, जब अवनमन कोण 60 हो गया, तब इस बिंदु से अब इस कार को मीनार के 5 बिंदु तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, ठीक ना। टाइम कितना लगेगा, तो मैं फिलहाल इसकी दूरी को मैं x मान लेता हूं। अब मैंने यहाँ पे दूरी माना है, ठीक ना, अब मैंने दूरी माना है, ये वाला x है, मैंने मतलब मैं इसकी दूरी को x मान लेता हूँ और इसकी हाइट को मैं h मान लेता हूँ। इस मीनार की हाइट को मैं h मान लेता हूँ, इसको मैं a, इसको b, इसको c, इसको d मान लेता हूँ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माना जो AB है, AB मीनार की ऊंचाई h है, ठीक, तथा BC बराबर में x है, हम लोगों ने ये माना है। बस इतने लिखे, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना होगा। अब समझो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब इस फॉर्मूला से आप लोग समय भी निकाल सकते हो, दूरी भी। समय निकालना होगा तो क्या करेंगे, बस चाल की इधर भागा में लेंगे, नहीं कि दूरी बटा चाल। समझ में आ गया आपको। और अगर आपको दूरी निकालना तो बस इसको गुना कर दिया, नहीं कि चाल गुने समय। समझ आया ना। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। तो देखो भाई साहब, आखिर क्वेश्चन तो बनेगा कैसे सो, तो मैं आपको थोड़ा मैं क्विक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। देखो आपको क्या कहा है कि कुछ नहीं डाटा दिया हुआ है। देखो आपको बस कहा है कि ये कांस्टेंट चाल से चल रहा है और आपको डीसी पहुंचने में 6 सेकंड लग रहा है। यानी कि आपको यहाँ पे समय दे दिया गया है। अगर आपको किस तरह से डीसी का दूरी निकल जाए तो आप लोग क्या करोगे, दूरी बटा समय करके चाल निकालोगे। यानी कि कार कितना चाल से चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। और आपको ये पता है कि वो समान चाल से चल रहा है, यानी जब आप लोग डीसी के लिए चाल निकालोगे तब वही चाल बीसी के लिए भी होगा। वो हर समय उतने ही चाल से चलेगा, क्योंकि कार जो है वो समान चाल से बढ़ रही है। समझ में आ गया आपको। यानी चाल में कोई दिक्कत नहीं, आपको बस खाली दूरी निकालना है। समय तो दिया हुआ है 6 सेकंड, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डीसी का दूरी निकालेंगे और चाल निकाल लेंगे। चाल जैसे निकल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे आप लोग देखो, आपको खुद को समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा वाला पकड़ेंगे। ऐसे देखा है तो हमें क्या करना है, डीसी निकालना है। डीसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीडी माइनस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डीसी करना पड़ेगा, तब ना हमारे पास डीसी निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में थीटा आपके पास 60 डिग्री, इसीलिए हमें पास क्या चाहिए, हमें एक्स चाहिए और हमारे पास ए बी है, ठीक ना। या फिर बोलो हमारे पास ये दोनों का रिलेशन चाहिए, यानी कि tan क्या करेंगे, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा ये पी क्या होगा, थीटा है तो ये वाला पी हो जाएगा, बी हो जाएगा। पी की आपके पास एच है बटे में बी की आपके पास एक्स है। तो यहाँ से tan 60 वैल्यू कितना था, √3 बराबर हो जाएगा एच बटे में एक्स। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x √3 बराबर में h, x का वैल्यू निकल कर आ गया, ये भागा में आ जाएगा, यानी कि h बाय √3 मीटर में है ना, या फिर कुछ तो दिया नहीं रहा, मीटर में ही होगा, ठीक ना, क्योंकि चाल कैसा मतलब मीटर परसेंट है तो मीटर में ही कंसिडर करेंगे, ठीक ना। तो बेसिकली हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है। अब बस x का वैल्यू आ चुका है, हम लोग dB में क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे, dc आ जाएगा। पर हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता है हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या करते हैं, उसको x के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास ऑलरेडी डीसी के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास ऑलरेडी डीसी का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे x के टर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डीसी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें डीसी चाहिए। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डी बड़ा वाला में, ठीक ना। थीटा कितना है, तो आपके लिए 30 डिग्री है, इसीलिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये है हमारे पास, ठीक ना। तो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, वही पी बी tan का यूज करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर में पी जो कि आपके पास h है बराबर में बी जो कि आपके पास db है, तो db का db, ठीक है। अब देखो tan 30 वैल्यू 1/√3 बराबर में h का मैं h रहने देता हूं, बराबर में देखो db का वैल्यू यहां से आप लोग क्या करोगे, ऐसे करके लिख सकते हो, dc प्लस का आप लोग क्या कर सकते हो, bc लिख सकते हो। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहां से 1/√3 बराबर में देखो h का h रहने, सबसे पहले एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी होगा आपका, ठीक ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो तो क्या हो जाएगा, dc प्लस का
BC बराबर में हो जाएगा h√3। अब देखो DC का तो वैल्यू चाहिए हमें, तो DC का DC रन दो, प्लस BC का वैल्यू यानी कि जो कि हम लोगों ने x माना था, तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ। x का वैल्यू जो कि हमारे पास है 1 बटे में h/√3 बराबर हो जाएगा h√3। बस DC को रहने दो, उसको इधर भेज दो, यानी कि h√3 माइनस का h/√3। बस क्या करना है आपको, यहाँ से आपको एलसीएम लेना है जो कि √3 आएगा, ये हो जाएगा 3 गो h माइनस का h। अब क्या करना है आपको, बस सिंप्लीफाई करो, यहाँ से आ जाएगा 2h बराबर में √3 मीटर। ये आपका DC का वैल्यू आ चुका है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे अलग से dB का वैल्यू निकाल कर उसमें हम लोगों ने x को माइनस नहीं किया, डायरेक्टली हम लोगों ने ये सेकंड वाले जो हमारा त्रिभुज था उसी में से हम लोगों ने जो हमारे पास dB था उसको हम लोगों ने क्या किया, DC के टर्म में और ये x के टर्म में लिखकर DC को रखा और x को h के टर्म में लिखकर, ताकि आपका एक वेरिएबल हो जाए और आपका DC निकल जाए, हमारे पास आ गया। ठीक ना। तो बेसिकली देखो हम लोग को DC निकालते हैं, इसलिए हम लोगों ने DC यहाँ से निकाल लिया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, वही सबसे पहले चाल निकालेंगे। अब चाल बराबर में दूरी बटा समय। दूरी कितना निकला आपके पास, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक ना। हमारे पास चाल का वैल्यू आ जाएगा, दूरी क्या आपके पास, देखो दूरी जो है आपके पास 2h बटे में √3। उसके बाद आपके पास क्या है, समय जो कि आपके पास कितना आया था, इस DC तय करने में 6 लगा था, तो मैं इसको 6 से भागा दे देता हूँ, ठीक ना। तो देखो इसको ऊपर भेजो तो जो क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू में 6 हो जाएगा। तो ये गुना को हटा देता हूँ, डायरेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे 6√3, ठीक है। अब देखो 2 के 2, 2 3 6, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो h का जो वैल्यू निकल कर आया वो 3√3 ये मीटर पर सेकंड निकल कर आ गया चाल। तो हमारे पास चाल आ चुका है, यही चाल इस BC के लिए भी होगा, क्योंकि चाल हमेशा कांस्टेंट है। तो अब हमें क्या चाहिए, समय चाहिए, क्योंकि क्या बोला था कि BC माने ये x दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो हमें समय निकालना है, तो क्या करेंगे, अतः x दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, समय बराबर में क्या हो जाएगा, देखो यहां से समय का फॉर्मूला निकालो तो क्या हो जाएगा, ये दूरी बटा चाल हो जाएगा। यानी कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दूरी बटा चाल के साथ इसको ऐसे करके मतलब फिट करना पड़ेगा। तो दूरी किसका लेंगे, x का, जो कि हमारे पास निकल चुका है, देख सकते हो h बटे में √3, और चाल हम लोगों ने अभी निकाला, बस फॉर्मूला पुट करो तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखो भाई साहब देखो पहले यहां बना लेता हूं। तो देखो समय, एक काम करता हूं मैं समय को s लिख देता हूं, ठीक ना, बड़ा S लिख देता हूं, या फिर रहने तो छोड़ दो, डायरेक्ट में समय सबसे अच्छा रहेगा t मान लो, ठीक ना। तो मैं डायरेक्ट t लिख देता हूं, t बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास, दूरी जो हमारे पास क्या है, x का वैल्यू यहाँ पर है, h बटे में हो जाएगा √3 बटे में चाल हमारे पास यहाँ पे है h/3√3। बस इसको ऊपर ले जाओ, पलट दो तो क्या हो जाएगा, गुना में 3√3 बटे में h आ जाएगा, ठीक ना। तो आप देखो यहाँ से √3 गया, h ऐसे गया, तो t का जो वैल्यू निकल कर आ गया 3 आ गया। और चूंकि ये सेकंड में होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड इसका ऐसे यूनिट होते हैं चाल के, इसलिए टाइम सेकंड में होगा, 3 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो x दूरी चलने में उसे 3 सेकंड लगेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चाल कैसे निकलेगा, दूरी बटा समय। दूरी हमें DC का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि DC का ही समय दिया हुआ था, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, DC का वैल्यू निकालने के लिए इतना सारा काम हम किया, जो कि हमारे पास ये निकल गया। बस DC का वैल्यू निकल गया, यानी कि दूरी निकल गया, समय दिया हुआ था 6, तो बस डिवाइड कर दिया तो हमारे पास चाल निकल कर आ गया। अब चाल तो कांस्टेंट है, तो चाल निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो भाई साहब हमें अब BC के लिए समय चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले इसका दूरी चाहिए, क्योंकि समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो अब BC का दूरी चाहिए, जो कि हम लोगों ने x माना हुआ था और हमारे पास वैल्यू निकला हुआ था, यहाँ पे है था, तो हम लोगों ने उसको पुट कर दिया। और चाल जो कि हमारे लिए निकला हुआ था ये, क्योंकि ये चाल सिर्फ DC के लिए नहीं, BC के लिए भी वैलिडिटी है, क्योंकि ये कांस्टेंट चाल से चल रहा था कार्य, इसलिए तो वही चाल यहाँ पर भी रख दिया, सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट 3 सेकंड निकल कर आ गया। बस इसकी सॉल्व, लास्ट प्रश्न बचा हुआ है। देखो जो आपके पास लास्ट 16 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का यूनियन कोण पूरक कोण है। सबसे पहली बात तो एक मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से एक 4 मीटर की दूरी पर, मान लो ये वाला दूरी 4 मीटर है, उस 4 मीटर बाद एक बिंदु, मान लो ये बिंदु है, और इस मीनार के पाद बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर, मान लो कि ये 9 मीटर की दूरी है, इस पाद बिंदु से यहां से यहां तक की दूरी 9 मीटर है, वहां पर भी एक बिंदु है, ठीक। और इस मीनार के शिखर से
इन दोनों बिंदुओं का उन्नयन कोण दिया हुआ है, जो कि कितना है, पूरक कोण है, यानी कि ये दोनों कोणों का मान दिया हुआ है पूरक कोण। अब सबसे पहली बात तो भाई यहाँ एंगल नहीं दिया हुआ है, पूरक कोण का है। पूरक कोण क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई x और y आपके पास दो कोण है, दोनों को जोड़ के अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इस x और y के जोड़े को क्या बोलेंगे हम लोग, पूरक कोण बोलेंगे। यानी कि इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे समझो अगर ये थीटा है तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अगर इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है तो अगर एक का मान थीटा है, दूसरा का मान क्या होगा, उस 90 में थीटा को माइनस करो, दूसरा मान निकल जाएगा। सब कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो ठीक ना। फिलहाल नामकरण कर दू ABCD। लिखे सबसे पहले, माना सबसे पहले देखो सही क्या निकालना है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी अब आपको यह पूछ रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि AB का जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, यानी प्रूफ करने वाला प्रश्न आ गया। देखो कैसा कैसा प्रश्न बनता है इसमें। तो माना सबसे पहले लिखो, माना सबसे पहले आप लोग यहां पे ये लिखो कि माना AB एक मीनार है, ठीक है, तथा BC का वैल्यू है वो 4 मीटर और आपके पास BD का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 9 मीटर है, ठीक है। सिद्ध करना है AB बराबर में 6 मीटर। सिद्ध करना है कि कर देता हूं, सिद्ध करना है कि AB बराबर में 6 मीटर, AB बराबर में 6 मीटर है। तो ये आपको बेसिकली सिद्ध करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो भाई साहब, चूंकि कोण C, ये जो कोण C है और कोण D पूरक कोण है, ठीक, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण C प्लस का कोण D बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। चूंकि हम लोग ने क्या मान लिया, मान लो कि कोण C बराबर में थीटा है, आप लोग मान लो कोण C बराबर थीटा है, इसीलिए आप लोग यहां से जब आप लोग कोण D का मान निकालो तो क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण C की जगह पे बस थीटा पुट कर दो प्लस का कोण D। बेसिकली इसमें हम लोगों ने क्या किया, कोण C का मान पुट कर दिया बराबर में 90 डिग्री। तो यहां से देखो जो कोण D का वैल्यू निकल कर आएगा, थीटा उधर जाएगा तो 90 माइनस थीटा, तो मैं यही तो बोल रहा था आपको। तो देखो कोण C को आप लोग थीटा मान लो और कोण D को 90 माइनस थीटा। आप समझ में ना, थीटा 90 माइनस थीटा कहां से लिखा सो। तो यहां तक आप लोगों ने काम कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अब नॉर्मल सीधा प्रश्न है, ABC ट्रायंगल पकड़ो नॉर्मल, मैं क्या करूं, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा कितना है आपके पास, थीटा ही है, सीधा सा बात है, ठीक है। इसीलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, पता है, tan का यूज करेंगे। tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि AB बटे में हम लोग क्या करेंगे, BC का यूज। अब बोलोगे सर tan का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हमें बेसिकली इसको सिद्ध करना है, तो कहीं ना कहीं हमें ये चाहिए और हमारे पास BC का वैल्यू है, तो यानी कि इसका यूज करेंगे थीटा यहाँ पे, तो ये आपका लंब हो गया या आधार हो गया। लंब आधार कौन बताएगा, अगेन से वही, इसीलिए समझ आया ना। अब देखो tan थीटा का tan थीटा रन दो, बराबर में क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू हमें चाहिए तो AB का AB रन दो, बराबर में BC का वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है, तो मैं 4 पुट कर देता हूँ बस, और कुछ नहीं करना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक। अब आप क्या करो, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ABD में थीटा कितना आपके पास, देखो अब यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री माइनस थीटा है आपके पास, ठीक है। इसीलिए यहां भी क्या करेंगे हम लोग के पास, देख लो BD का वैल्यू है और हमें ये चाहिए, तो इसलिए इसका यूज करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, tan थीटा का यूज करेंगे। और थीटा के जगह पे क्या ये लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 90 माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, लंब बटे में आधार। लंब क्या आपके पास, AB बटे में आधार। आधार क्या आपके पास, देख लो आपके पास BD है, तो मैं डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ, आप लोग एक स्टेप पूरा कर लीजिएगा। यहाँ भी मैंने एक स्टेप छोड़ा हुआ है, तो आप लोग उसको पूरा लिखिएगा, ठीक ना। अब देखो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cot थीटा बराबर में AB बटे में 9, ठीक है। अब बस इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। अब देखो समीकरण आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से गुना करना, आप लोग लिख लीजिएगा। समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से गुना करने पर मैंने डायरेक्ट सिंबल से लिख दिया, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो आपके पास ये हो जाएगा tan थीटा, गुने में हो जाएगा इधर cot थीटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के साथ गुना होता है, राइट हैंड साइड के साथ होता है, तो लेफ्ट हैंड के साथ गुना होगा। राइट हैंड साइड में आपके पास है AB बटे में 4 इंटू इधर आपके पास है AB बटे में 9, बस। अब बस सॉल्व कर दो। आप लोग को पता है, आप लोग चाहे tan को चाहे cot को, चलो मैं tan cot को चेंज करता हूँ, cot को लिख सकते हो 1 बटे में tan थीटा, और यहाँ पे गुना में है, बराबर में देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर
बराबर में 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे tan थीटा गया तो आपके पास 1 आ गया, बराबर में क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर में 36। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तो देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ या फिर मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो यहाँ पे कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर में 36 आ जाएगा। अब बस स्क्वायर को उधर भेजो तो ए बी बराबर में क्या था, क्योंकि हमें ए बी का मान चाहिए, ए बी का मान चाहिए नहीं ए बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा रूट का 36। और आपको पता है कि रूट 36 का वैल्यू 6 होता है, तो देखो यहाँ से आपका 6 मीटर आंसर आ गया। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध हो चुका है। देखो ऐसे आपको बना था। अब बोलोगे सर गुना क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि टेन कोट आपस में उल्टे होता है, तो या तो आप लोग टेन को 1/cot लिख सकते हो और काट के 1 ला सकते हो, या फिर आप लोग cot को 1/10 लिख सकते हो और काट के 1 ला सकते हो, और उसके बाद ये स्क्वायरिंग होगा और बाद में 6 निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या किया, उसको गुना कर दिया। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। तो आई होप कि आपको ये सारा सब कुछ माजरा समझ में आ गया होगा। तो देखो भाई साहब, वीडियो लंबा था पर काम का था, बहुत अच्छे से मैंने इन डिटेल में एक एक चीज बताया हुआ है। आप लोग का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है भाई साहब, तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।